नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। इसमें लिखा आधुनिक सभ्य जीवन लंबे और सतत विकास का परिणाम है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ और पतन हुआ था। ये बात तो सही है कि मानव सभ्यता का कई सभ्यताओं का विकास भी हुआ और कई सभ्यताओं का पतन भी हुआ। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है, इसलिए विश्व में विकसित इन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है। तो भारत की सभ्यता तो थी, उसके अलावा वो कौन कौन सी सभ्यता थी वो भी देख लेते हैं। भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। जैसे अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। भारत विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी जो संस्कृति है वो बहुत ही अधिक प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर पुरातत्वविदों ने ये पता लगा लिया है कि आज से लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ कर दिया था और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का भी विकास कर लिया था। ये बात है इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में सेंगे खबब, सिंगमुख और हिमनद से माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंधु नदी का उद्गम किस देश में, तिब्बत में, और तिब्बत में भी कहाँ है, कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब, सिंगमुख और हिमनद से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम, ये तो सिंधु नदी हो गई, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ है, ये शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से आद्रिबद्री एक स्थान है, आद्रिबद्री नाम का एक स्थान है। आद्रिबद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, गग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। तो देखो ये सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र है, मतलब कहाँ से कहाँ तक बहती है। राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, नौहर नामक एक स्थान है, वहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई ये गुजरात के रण में प्रवेश करती है। तो देखो ये सिंधु नदी सभ्यता और वैदिक सरस्वती के ये जो बहाव क्षेत्र दिए गए हैं, सरस्वती नदी और सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, उनके भी चित्र बने हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। तो प्रभास पतन के पास ये समुद्र में गिरती है, मतलब समुद्र में कहाँ, प्रभास पतन नामक एक स्थान है, वहाँ पे ये गिरती है समुद्र के अंदर। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कई विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का पता लग गया है। पहले लोग मानते नहीं थे कि सरस्वती नदी होती है या नहीं होती है, लेकिन जब उपग्रहों से, सैटेलाइट से कोई फ़ोटो खींच के भेजी गई तब विश्वास करने लगे लोग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1921 में हड़प्पा ध्यान रखना, रावी नदी के तट पर है।
हड़प्पा सभ्यता वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा 1921 में हड़प्पा भारत की कांस्य नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले। जो हड़प्पा सभ्यता वो कांस्य कालीन है और नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले। फिर 1947 में आज़ादी के बाद अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क गग्गर है ना, गग्गर किसका प्राचीन नाम है? सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है ना। गग्गर अभी कहते हैं, प्राचीन काल में इसको सरस्वती नदी कहते थे। तो गग्गर नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं और यहाँ खुदाई के 2 टीले चुने गए हैं। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था और बाद में सिंधु नदी के दोनों ओर इसके विस्तार को देखकर इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह किया जाता है। तो एक महान पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम है डॉक्टर वी श्री वाकणकर। इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना है। डॉक्टर वी श्री वाकणकर जिन्होंने उत्खनन कार्य किया है, उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं एक आधारभूत संस्कृति के ही 2 प्रतिरूप हैं। सरस्वती का अन्वेषण जारी है जो बाद में हमें किसी निश्चित मत की ओर ले जाएगा। ये कह रहे हैं सरस्वती नदी का जो अन्वेषण है, जो उसकी खोज है, वो भी लगातार जारी है, उससे हमें कोई निश्चित मत मिल सकता है। अतः अधिकांश पुरातत्ववेत्ता अभी इसका उल्लेख सिंधु सभ्यता के रूप में ही किया जाना उचित मानते हैं। तो सिंधु घाटी विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है, ये पता नहीं था किसी को। यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था, यह कब चरमोत्कर्ष पर थी और कब इसका अवसान हुआ, इसके बारे में विद्वान मत एक के नहीं है, मतलब उन सब का मत एक नहीं है। लेकिन मोटे तौर से ये माना जाता है कि इस सिंधु सभ्यता का जन्म काफ़ी वर्षों पहले हुआ था और लगभग 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण विकसित हो गई थी। सन 3250 मतलब 3250 ईसा पूर्व यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसके बाद 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर पहुंच गई थी। इसका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान हुआ, मतलब इसका अंत हुआ, और 1500 ईस्वी पूर्व आते आते ये पूरी तरह से विलुप्त हो गई। हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का उत्खनन किसने किया, यहाँ पे क्या चीज़ें मिली थी खुदाई के समय। तो सिंधु सभ्यता का उत्खनन सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1921 में राय बहादुर साहनी ने अविभाजित भारत, मतलब जब भारत के बंटवारे नहीं हुए थे तब की बात कर रही है, तब भारत के पंजाब प्रांत का एक जिला था मांटगोमरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में नाम आता है इस जिले का। मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टिल्ले की खोज की गई। तो पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पर, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है, यहाँ टिल्ले की खोज की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक और पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम है राखलदास बनर्जी। इन्होंने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राखलदास बनर्जी हैं, वो दयाराम साहनी थे। राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टिल्ले की खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने की थी। किस जिले में की थी? लरकाना जिले में की थी। और किस नदी पर की थी? सिंधु नदी पर की थी। तो एक ही लाइन से 5-6 सवाल बन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अंडरलाइन की हुई है वो उन्हीं से सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। अंडरलाइन की हुई चीज़ों को तो याद करना, अपने को दिमाग में फिट करना है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टिल्ला। इस टिल्ले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष
बाहर निकल आए हैं। मतलब जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो हमें एक ऐसा नगर प्राप्त हुआ जो 9 बार बसा और 9 बार उजड़ गया, ऐसे अवशेष मिले हैं। खोज के क्रम में ओरल स्टाइन नाम का एक आदमी है। ओरल स्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर पाकिस्तान में, अब बहावलपुर रियासत अब पाकिस्तान में है ये, और बहावलपुर है ना वो हाकरा नदी के किनारे, याद रखने वाली चीज़ है हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था। तो हाकरा नदी के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले हैं। किसने खोज निकाले हैं? ओरल स्टाइन नाम का एक पुरातत्ववेत्ता है, उसने खोजा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कितने स्थल खोजे गए हैं? 1500, जिनमें से 900 तो भारत में हैं और 600 पाकिस्तान के अंदर हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरातात्विक बड़े स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला और पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरीवाला है ना, ये तीनों पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। और कालीबंगा, राखी गड्डी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आए तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो जैसे मान लो कालीबंगा दे दिया, राखी गड्डी दे दिया, धोलावीरा दे दिया, हड़प्पा दे दिया, तो अपने को पहचान करनी है कि कौन सा भारत में है और कौन सा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में 3 है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरीवाला, और भारत में है कालीबंगा, राखी गड्डी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर आगे पढ़ते हैं। भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों के नाम याद रखने। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान की बॉर्डर पर ही हैं ये। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती या ध्वस्वती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले हैं। सन 1953 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, मतलब याद कर लेना। सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की है बीकानेर संभाग में। और किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1953 के अंदर की थी। तो 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा है। और पंजाब में देखो कौन कौन से हैं। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संदौल। पंजाब में कौन कौन से हैं? रोपड़, बाड़ा और संदौल। गुजरात में है रंगपुर, लोथल, रोजदी। और हरियाणा में है राखी गड्डी, बनवाली, मिताथल आदि स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, इनकी खोज किस किस ने की, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, इन पे अब एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के अवशेष हैं। महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के अवशेष हैं। ऐसे नगरावशेषों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, राखी गड्डी हरियाणा में है तथा धोलावीरा और लोथल ये गुजरात में हैं। इनके अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन नगरों के अवशेषों से यह तथ्य भी उद्घाटित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों और आवासों का निर्माण करते थे। उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान आधुनिक स्थापत्य अभियांत्रिकी के स्तर का था, यानी सिविल इंजीनियरिंग के स्तर का था। ये देखो, ये चित्र बना हुआ आवास योजना का दृश्य है, कैसे बना हुआ था, ये चित्र बना हुआ इसका। अब देखो नगर की आवास योजना कैसी थी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और
नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। सामान्यतः प्रत्येक मकान में बीच में एक खुला आंगन होता था रखा जाता था और आंगन के चारों तरफ कमरे भी बनाए जाते थे। लगभग सभी मकानों में पानी रखने के लिए परिंदे यानी फिरौने होते थे, शौचालय होता था और स्नानघर अलग से निर्मित किए जाते थे। यह आज भी ऐसा ही होता है और वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर ऐसे ही थे। अब सड़क व्यवस्था कैसी थी ये भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समांतर निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जहाँ चौराहे बने हुए थे मतलब जहाँ चौराहे भी बनते थे वहाँ पे समकोण पे काटती थी ये। तो नगरों की मुख्य और बड़ी सड़कें सामान्यतः 10 मीटर और छोटी सड़कें 5 मीटर तथा गलियां 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी। ये चौड़ाई दी हुई है, सड़कें कैसी होती थी, गलियां कैसी होती थी, चौड़ाई दी हुई है। सड़कों के किनारों पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान रखे जाते थे। ये तो एकदम सही बात है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी रखा जाता है। तो अलग अलग जगहों पे कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान रखे जाते थे। और नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का क्या प्रबंध था इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। नगरों की गलियों, सड़कों और मुख्य सड़कों पर बनी छोटी छोटी नालियों और गटरों से सहज में ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मकानों, मोहल्लों और पूरे नगर से गंदा पानी बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था थी। रोज़मर्रा का कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह पर कूड़ा पात्र रखे जाते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में निजी मकानों और नगरों में सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता का जो प्रबंध नज़र आता है उससे ये साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन उच्च स्तर का था। वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा और उपयोगिता को अधिक महत्व देते थे। मतलब वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता हो, उसका ज़्यादा महत्व देते थे ये। और स्वास्थ्य के प्रति तो वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे। तो विशेष निर्मितियाँ उनके द्वारा विशेष क्या क्या चीज़ें बनाई गई है वो भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की पुरातात्विक खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियाँ, भवन और इमारतों के भग्नावशेष निकले हैं। इसमें नगर की गड्डी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान, भट्टियाँ, यज्ञ वेदियाँ, विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार आदि प्रमुख हैं। ये अवशेष सभ्यता की उन्नत अवस्था और वैज्ञानिकता का प्रमाण है। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था उनके बारे में भी ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थानों पर खुदाई में ऐसी कई वस्तुएं मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस काल में समाज कई प्रकार के काम धंधे करने वाले लोगों से मिलकर बना था। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता था। धार्मिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, सुरक्षा और उत्पादन प्रमुख कार्य थे। आगे परिवार व्यवस्था कैसी थी ये भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल के भवनों और मकानों की व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके समाज की प्रमुख इकाई परिवार थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, समाज की प्रमुख इकाई क्या है? परिवार। तो बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल के समाज और परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां चांदी और तांबे के आभूषण पहनती थी। चांदी और तांबे के पहनते, सोने के नहीं पहनते थे, ध्यान रखना। ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे। इन्हें अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान था। मनोरंजन के साधनों में ये संगीत, नृत्य और शिकार प्रमुख थे इनके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, दूध और मांसाहार का भोजन उपयोग में करते थे ये। अब इनका आर्थिक जीवन कैसा था इसके बारे में भी देख लेते हैं। कृषि व पशुपालन। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जुते हुए खेत के अवशेष किस स्थल पर मिले हैं, तो कालीबंगा है, इंपॉर्टेंट है ये। इससे लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे।
वस्तुओं पर बने चित्रों के आधार पर यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे। वो फल भी उगाते थे। कृषि के साथ पशुपालन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय भी था। पालतू पशुओं में गोवंश का महत्व अधिक था, मतलब गोवंश को वो ज़्यादा महत्व देते थे, गाय को ज़्यादा मानते थे। अब इनके व्यापार और वाणिज्य कैसे थे इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ के निवासी तांबे और कांसे के बर्तन और औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन और मटके बनाने की कला में भी निपुण थे। चहुंदड़ों और कालीबंगा की खुदाई में तौल के अनेक बाट मिले हैं। अपन तौलने के लिए बाट जो काम में लेते हैं वो बाट यहाँ पे मिले थे। मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी पटरी यानी स्केल मिली है। यह अवशेष उनके उन्नत और विकसित व्यापारिक एवं गणित संबंधी ज्ञान के परिचायक हैं। गुजरात में लोथल वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी यानी बंदरगाह के अवशेष पता चलता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि बंदरगाह के अवशेष किस स्थल पर मिले हैं। तो लोथल जो कि गुजरात में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अवशेषों से पता चलता है कि यह समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था। मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों से इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। भारत और मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से समानता का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनमें आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है। आगे धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे तथा प्रकृति तथा पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे। मूर्तियों और मुद्राओं तथा ताबीजों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा और जादू टोना आदि अंधविश्वास भी यहाँ पे प्रचलित थे। ये बलि प्रथा को मानते थे, जादू टोने को ये मानते थे। तो लोथल, बनावली और राखी गढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से लगता है कि वहाँ यज्ञों व अग्नि पूजा का प्रचलन भी रहा होगा। मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मातृ देवी और शिव की उपासना भी की जाती थी। मृतक संस्कार शव को गाड़कर या दाह कर्म करके किया जाता था। तो सभ्यता का अवसान यानी इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। तो सिंधु लिपि अभी तक सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। अनुमान है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ है। वहाँ उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर भू परिवर्तन से खंडहर बन गए। मतलब इतने परिश्रम से नगर बनाए थे जो कि भू परिवर्तन के कारण खंडहर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जन जीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन पूरा कर लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने पढ़ाया वो आपकी समझ में भी आया होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट तो अवश्य करें। आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा वीडियो देखा है और आपको वीडियो पसंद भी आया है। आप कमेंट ज़रूर करें, चाहे कोई सुझाव हो या कुछ भी हो, आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करोगे तो मुझे पता रहेगा कि किन किन लोगों ने मेरे वीडियो देखा है और किन किन लोगों ने मेरे वीडियो लाइक भी किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।